गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस कहानी में हम जानेंगे भाग्य किसको कब देता है कोई नहीं जानता। तो चलिए ज्यादा समय न गवाए, आज की यह कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, वाराणसी के हलचल भरे शहर में, जहां गंगा सदियों पुराने रहस्यों को समेटे हुए बहती थी, अर्जुन नाम का एक बुनकर रहता था। उसकी उंगलियां करघे पर नाचती हुई ऐसी साड़ियां बनाती थीं जो भोर की नदी की तरह झिलमिलाती थीं। उसके बुने हुए हर धागे में एक कहानी, नियति का एक अंश छिपा हुआ लगता था जिसे वह कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। अर्जुन एक साधारण व्यक्ति था। उसका दिल अपने शिल्प और अपने छोटे से घर से जुड़ा हुआ था, जहां उसकी पत्नी मीरा अपने छोटे से बगीचे की देखभाल करती थी और उसका बेटा रवि घाटों से परे रोमांच के सपने देखता था। शहर के लोग अक्सर भाग्य के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे, मानो वो कोई देवता हो जो मंदिरों की छाया में रहता हो। कोई नहीं जानता कि भाग्य कब किसे क्या दे देता है, वे कहते थे। उनकी आवाज में प्राचीन ज्ञान का भार था। हालांकि अर्जुन ने इस तरह के विचारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके दिन करघे की लय, शटल की खटखट और उसके हाथों से गुजरने वाले रेशम के जीवंत रंगों से भरे हुए थे। फिर भी उसे पता नहीं था कि भाग्य पहले से ही उसके जीवन में अपनी जगह बना रहा था, नदी की धारा की तरह चुपचाप और अपरिहार्य। एक तपती दोपहर, जब सूरज क्षितिज पर नीचे लटका हुआ था, एक अजनबी वाराणसी में आया। वो एक बूढ़ी महिला थी। उसके चेहरे पर ऐसी लकीरें थीं जो जीवन भर की यात्राओं का नक्शा बनाती थीं। उसकी आंखें तीक्ष्ण और ज्ञानपूर्ण, पॉलिश किए हुए ओब्सीडियन की तरह चमक रही थी। वो फीके कपड़े में लिपटी एक गठरी ले जा रही थी और उसकी उपस्थिति से शहर के लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। वे उसे कलावती कहते थे, एक भटकती हुई दृष्टा जो केवल तब प्रकट होती थी जब नियति की हवाएं बदल जाती थीं। कलावती बाजार में चली गई, जहां अर्जुन अपनी नवीनतम रचना बेच रहा था। गहरे नीले रंग की एक साड़ी, जिस पर चांदी के धागों से कढ़ाई की गई थी जो सितारों की तरह रोशनी को पकड़ती थी। उसके पास पहुंचते ही भीड़ अलग हो गई। उसकी नजर बुनकर पर टिकी हुई थी। उसने कहा, उसकी आवाज धीमी लेकिन गूंजती हुई थी। तुम्हारे हाथ कपड़े से ज्यादा बुनते हैं। वे भाग्य की इच्छा बुनते हैं। अर्जुन चौंक गया। उसने साड़ी नीचे रख दी। मैं तो बस एक बुनकर हूँ अम्मा, उसने सम्मानपूर्वक झुकते हुए उत्तर दिया। मैं भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानता। कलावती मुस्कुराई, एक ऐसा इशारा जिसमें गर्मजोशी और रहस्य दोनों थे। कोई नहीं जानता कि भाग्य कब देता है और किसे, लेकिन मैं तुम में एक धागा देखती हूँ अर्जुन, जो जीवन को जोड़ेगा और रहस्यों को उजागर करेगा। इसे ले लो। उसने उसे अपनी गठरी से एक छोटा, जटिल नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा दिया। जब सही समय लगे तब इसे खोलना, इससे पहले नहीं। अर्जुन ने बक्सा स्वीकार कर लिया। उसका वजन उसके आकार से ज्यादा था। वो और पूछना चाहता था, लेकिन कलावती मुड़ी और भीड़ में गायब हो गई, केवल उसके शब्दों की प्रतिध्वनि छोड़कर। उस रात उसने बक्सा मीरा को दिखाया, जिसने अपनी उंगलियां उस पर की गई नक्काशी पर फिराई। कमल और लताएं ऐसे प्रतीकों से गुंथी हुई थी जिन्हें कोई भी समझ नहीं सकता था। इसे सुरक्षित रखना, उसने धीरे से कहा। शायद यह एक आशीर्वाद है। दिन हफ्ते में बदल गए और बक्सा उनके घर में एक शेल्फ पर पड़ा रहा, अछूता लेकिन कभी नहीं भुलाया गया। जीवन अपनी स्थिर लय में चलता रहा। रवि, जो अब 12 साल का हो चुका था, अपनी शामें नदी के किनारे बिताता था। नावों और प्रार्थना करने आए तीर्थयात्रियों का रेखाचित्र बनाता था। मीरा के बगीचे में गेंदे और चमेली के फूल खिले हुए थे, उनकी खुशबू हवा में भर रही थी। अर्जुन ने अपनी साड़ियां बुनी, हर एक पिछली से ज्यादा खूबसूरत, हालांकि उसके विचार अक्सर कलावती के शब्दों की ओर चले जाते थे। एक मानसून की शाम, जब शहर में बारिश हो रही थी और गंगा उफान पर थी, एक संकट आ गया। रवि, जो घाट के पास खेल रहा था, घर नहीं लौटा। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अर्जुन की बांह पकड़ ली। वो कभी देर से नहीं आता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन का दिल धड़क रहा था। उसने एक लालटेन पकड़ी और अपने बेटे का नाम पुकारते हुए तूफान में चला गया। शहर के लोग खोज में शामिल हो गए। उनकी आवाज बारिश की गर्जना में डूब गई। रवि का कोई पता नहीं चलने पर घंटों बीत गए। हताश, अर्जुन घर लौटा और मीरा को लकड़ी के बक्से को घूरते हुए पाया। शायद यही समय है, उसने कहा। उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो गई थीं। अर्जुन हिचकिचाया। कलावती की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन उसके बेटे की अनुपस्थिति का बोझ और भी भारी था। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक सुनहरा धागा था जो मंद मंद चमक रहा था, जैसे कि उसमें तारों की रोशनी हो।
जैसे ही अर्जुन ने उसे छुआ, उसके दिमाग में एक दृश्य उमड़ पड़ा, रवि की एक झलक, जो नदी के पास एक गुफा में सुरक्षित लेकिन डरा हुआ था। दृश्य फीका पड़ गया, लेकिन धागा उसके हाथ में धड़क रहा था, गर्म और जीवंत। बिना ये समझे कि क्यों, अर्जुन ने उसे अपनी जेब में रख लिया और रात में वापस भाग गया, एक ऐसी वृत्ति द्वारा निर्देशित जिसे वह नाम नहीं दे सकता था। उसने गुफा को ठीक वैसा ही पाया जैसा उसने देखा था, बेलों के पर्दे के पीछे छिपा हुआ। रवि वहां था, कांप रहा था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी थी। उसकी स्केचबुक उसके सीने से चिपकी हुई थी। पापा, उसने खुद को अर्जुन की बाहों में फेंकते हुए कहा। मैं नाव का पीछा करते हुए खो गया था। बारिश बहुत तेजी से आई। अर्जुन ने अपने बेटे को कसकर पकड़ रखा था। उसकी जेब में अभी भी सुनहरा धागा गर्म था। इसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, लेकिन इसकी शक्ति निर्विवाद थी। शहर में रवि की वापसी का जश्न मनाया गया और अर्जुन के चमत्कार की कानाफूसी फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि देवताओं ने उसका मार्गदर्शन किया था। अन्य ने कलावती के उपहार की बात कही। हालांकि अर्जुन ने धागे को मीरा से भी गुप्त रखा। उसने इसे एक नई साड़ी में बुनना शुरू कर दिया, जो कि लाल रेशम का एक नाजुक टुकड़ा था जो ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था। हर रात जब वो काम करता था तो उसे लगता था कि धागा उससे फुसफुसा रहा है, शब्दों में नहीं बल्कि सपनों और क्षणभंगुर छवियों के टुकड़ों में। दूर शहर में एक महिला, भीड़ में खोया हुआ बच्चा, चौराहे पर खड़ा एक आदमी। महीनों बाद दिल्ली से एक व्यापारी अर्जुन की साड़ियों की कहानियों से आकर्षित होकर वाराणसी आया। जब उसने लाल रंग की साड़ी देखी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह कोई साधारण कपड़ा नहीं है, उसने अर्जुन के जीवन को बदलने वाली एक राशि की पेशकश करते हुए कहा। अर्जुन हिचकिचाया। साड़ी उसकी रचना से कहीं बढ़कर महसूस हुई। ये खुद भाग्य का एक टुकड़ा था। लेकिन मीरा, हमेशा व्यवहारिक, ने उसे बेचने के लिए प्रेरित किया। रवि के भविष्य के बारे में सोचो, उसने कहा। यह उसे एक अच्छे स्कूल में भेज सकता है। अनिच्छा से अर्जुन सहमत हो गया। व्यापारी ने साड़ी ली और अधिक व्यापार के साथ लौटने का वादा करते हुए चला गया। अर्जुन को खोने का दर्द महसूस हुआ, जैसे कि वह अपनी आत्मा के एक टुकड़े से अलग हो गया हो। उस रात उसने उस सुनहरे धागे का सपना देखा जो अब अजनबियों के जीवन में बुना गया था। इसकी रोशनी गंगा की लहरों की तरह फैल रही थी। साल बीत गए। रवि एक प्रतिभाशाली कलाकार बन गया। उसके रेखाचित्रों ने वाराणसी की आत्मा को पकड़ लिया। अर्जुन और मीरा की उम्र धीरे धीरे बढ़ती गई। उनका घर हंसी और चमेली की खुशबू से भर गया। लकड़ी का बक्सा खाली पड़ा रहा, जो उस रात की खामोश याद दिलाता था जब किस्मत ने हस्तक्षेप किया था। अर्जुन अक्सर लाल रंग की साड़ी के बारे में सोचता था। वो कहाँ चली गई और उसने क्या किया। एक सर्दियों की सुबह एक पत्र आया, जिसके लिफाफे पर दिल्ली का डाक टिकट लगा था। अंदर प्रिया नाम की एक महिला का एक नोट था, जिसने दावा किया कि उसने लाल रंग की साड़ी एक बाजार से खरीदी थी। इस साड़ी ने मेरी जान बचाई, उसने लिखा। उसने बताया कि कैसे अपनी नौकरी और घर खोने के बाद निराशा के कगार पर उसने खुद को साड़ी में लपेट लिया और आशा की लहर महसूस की। अगले दिन उसे काम और रहने की जगह मिल गई, मानो साड़ी ने उसके लिए एक नया रास्ता बुना हो। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, उसने लिखा, लेकिन मेरा मानना है कि इस कपड़े में आशीर्वाद छिपा है। अर्जुन ने मीरा को पत्र पढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सुनहरे धागे ने काम करना बंद नहीं किया था। इन वर्षों में और भी पत्र आए। कोलकाता की एक शिक्षिका से जिसने अपनी शादी में साड़ी पहनी थी, मुंबई की एक डॉक्टर से जिसने संकट के समय हिम्मत पाई, चेन्नई की एक कवि से जिसके शब्द तब खुलकर बह निकले जब उसने इसे अपने कंधों पर डाला। हर कहानी अलग थी, फिर भी सभी उन क्षणों की बात करती थी जब भाग्य ने बिना बुलाए और बिना किसी कारण के करवट बदली थी। अर्जुन ने अपने जीवन को अलग तरह से देखना शुरू किया। करघा, धागे, साड़ियाँ, ये सिर्फ उसका व्यापार नहीं थे, बल्कि किसी बड़ी चीज से उसका जुड़ाव था। उसने कलावती के बारे में सोचा, जो कभी वापस नहीं लौटी थी, और सोचा कि क्या उसे धागे की शक्ति का पहले से ही पता था। कोई नहीं जानता कि भाग्य कब किसे क्या दे देता है, उसने कहा था, और अब अर्जुन समझ गया। भाग्य एक उपहार नहीं बल्कि अनगिनत धागों से बुना हुआ एक टेपेस्ट्री है, जो हर एक जीवन को ऐसे तरीके से छूता है जिसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अपने अंतिम वर्षों में अर्जुन ने रवि को बुनाई की कला सिखाई, हालांकि उसने कभी सुनहरे धागे के बारे में बात नहीं की। उनका मानना था कि कुछ रहस्य नदी के साथ ही रहने चाहिए। जब वे गुजरे तो शहर में शोक मनाया गया और मीरा ने उनके करघे पर एक गेंदा रखा, जो उस व्यक्ति के लिए एक शांत श्रद्धांजलि थी जिसने सुंदरता और भाग्य को बुना था। रवि अब एक आदमी बन गया। उसने अपने पिता का काम जारी रखा। उसके हाथ करघे पर स्थिर थे।
एक दिन जब वो पुराने औजारों को छांट रहा था तो उसे लकड़ी का बक्सा मिला जिसकी नक्काशी घिस गई थी लेकिन बरकरार थी। अंदर एक नोट था जो अर्जुन की लिखावट में था। धागा चला गया है लेकिन उसका काम नहीं। प्यार से बुने और भाग्य अपना रास्ता खोज लेगा। रवि मुस्कुराया, नोट को अपनी जेब में रख लिया। उसने लाल रेशम का एक स्पूल चुना और बुनाई शुरू कर दी। करघे की लय गंगा की कलकल के साथ घुल मिल गई। कहीं दूर किसी शहर या शांत गांव में किसी और जीवन को जल्द ही भाग्य द्वारा छुआ जाएगा। हालांकि कोई भी नहीं, न रावी, न नदी, न तारे, यह नहीं बता सकते कि कब और किसको। गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा करते हैं आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी सुनाते हुए हमसे कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें माफ करना, और अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।